कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए जो पहली थ्योरी आई थी वो वर्नर्स थ्योरी थी और इसे अल्फ्रेड वर्नर ने दिया था, जो कि एक स्विस केमिस्ट थे। मेटल जो है उसके पास दो तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी है वो जो मेटल है उसके चार्ज को सेटिस्फाइड करती है। मतलब जितने भी जो मेटल होता है, जो भी मेटल होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। जो भी मेटल होते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं चूंकि मेटल, तो उन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको सेटिस्फाइड करने के लिए जो उसके साथ जितना उस पर प्लस चार्ज रहेगा उतने ही तरह के उस पर निगेटिवली चार्ज आयन उसके साथ रहेंगे, ताकि वो एक न्यूट्रल कंपाउंड बन सके, उसको सेटिस्फाइड करे, उसे प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। और ये आयोनाइजेबल होती है। आयोनाइजेबल होती है इसका मतलब ये है कि जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को वाटर में डालेंगे तो डिसॉल्व अगर हो गया, अगर डिसॉल्व होता है तो जब वो आयन में टूटेगा तो उतने ही आयन वो टूटेगा जितना कि उसकी प्राइमरी वैलेंसी हो, प्लस एक और कंपाउंड उसके साथ रहेगा, जो आगे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। प्राइमरी वैलेंसी क्या है? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम and an ionizable valency and satisfied negatively charged ions। मतलब कि ये जो है क्या है, सेंट्रल मेटल एटम जो है उसका प्राइमरी वैलेंसी होता है, और प्राइमरी वैलेंसी है क्या, जितना कि जो कि आयोनाइजेबल हो पाए, और ये सेटिस्फाइड होता है निगेटिवली चार्ज आयन के थ्रू। एग्जाम्पल के थ्रू और इसे समझेंगे। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? इट इज डिटरमाइन द नंबर ऑफ लिगेंड अटैच टू सेंट्रल मेटल एंड इट इज नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं तो वो पूरी तरह से आयन में नहीं टूटता है, कि जो पार्ट जो लिगेंड जो होता है जो सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होता है वो क्या है, वो सेंट्रल मेटल एटम का सेकेंडरी वैलेंसी है। सेंट्रल मेटल एटम किसके से कहते हैं? जिस मेटल के साथ जिससे कि लिगेंड अटैच हो, जिसका नंबर सबसे कम हो, जो मेटल हो, और जिसके साथ दूसरे लिगेंड अटैच रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। और इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ जितने भी लिगेंड अटैच होते हैं ये क्या होता है, उसका सेकेंडरी वैलेंसी होता है। यानी कि जितना लोन पेयर उस पे आया, जितना लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम पे आया, जो लिगेंड के द्वारा उसको दिया जाएगा वो क्या होगा, वो सेंट्रल मेटल एटम का सेकेंडरी वैलेंसी होगा। और ये जो होता है ये नॉन आयोनाइजेबल होता है। जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी है। मतलब जब वाटर में ये जाएगा तो ये आयन में नहीं टूटेगा। जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको हम लोग डैश डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये प्राइमरी वैलेंसी होता है उसको हम लोग डैश डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी को जो कि नॉन आयोनाइजेबल होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, इस तरह से लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रहा है? प्राइमरी वैलेंसी जो होता है उसको हम लोग डैश डैश से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि आयोनाइजेबल होता है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी जो कि नॉन आयोनाइजेबल होता है उसको हम लोग एक लाइन से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे तो और ज्यादा हमें समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, CONH3 ठीक है, और Cl3। यहाँ पर क्या है कि ये जो सेंट्रल एटम कौन सा है, ये सेंट्रल मेटल एटम जो है ये कोबाल्ट है, ठीक है। इस कोबाल्ट पे जो है वो कितना चार्ज है, इस चार्ज को निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि इस पे कितना चार्ज अगर हमें निकालना हो तो देखिए यहाँ पे ये जो अमोनिया है ये तो न्यूट्रल होता है, इस पे 0 चार्ज होता है, तो हम अगर निकालना चाहे तो क्या निकालना है, CO के लिए मान लीजिए हमने मान लिया कि X है, ठीक है। तो X और Cl पे कितना चार्ज होता है, एक Cl पे -1 चार्ज होता है, तो यहाँ पे 3Cl है तो कितना चार्ज होगा, X प्लस -1 इंटू 3Cl है, इसलिए जो कि कितने के बराबर हो जाएगा, -3 के। और ये टोटल कितने के बराबर होगा, 0। किसी भी जो भी हमारा कंपाउंड फॉर्म करता है वो न्यूट्रल इन नेचर होता है। तो न्यूट्रल कब होगा, जब टोटल चार्ज जो हो 0 हो। तो सेंट्रल मेटल एटम के लिए अगर हम लोग प्राइमरी वैलेंसी निकाले यहाँ पे तो वो क्या है, X के लिए X प्लस -3 इज इक्वल टू 0। तो X इज इक्वल टू क्या होगा, X इज इक्वल टू हो जाएगा +3। यानी कि कोबाल्ट पे यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना है, +3 का है।
इसको सेटिस्फाइड करने के लिए हमें यहाँ पे Cl3 जो है 3Cl जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि एक पे चार्ज होगा -1 तो 3 पे -3। तो प्राइमरी वैलेंसी जो सेंट्रल एटम पे है वो कितना है +3 है, और सेकेंडरी वैलेंसी कितना है, यहाँ पे अमोनिया इसके साथ अटैच है 6 है, ठीक है 6 अटैच है, तो 6 अटैच है यानी कि इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितना है 6 है, क्योंकि ये क्या कर रहा है टोटल लोन पेयर जो इसको डोनेट किया जा रहा है अमोनिया के द्वारा वो 6 लोन पेयर है, ठीक है। एक अमोनिया एक लोन पेयर डोनेट करेगा तो 6 अमोनिया कितना करेगा 6 लोन पेयर डोनेट करेगा। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी यहाँ पे, सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी वो 6 होगी। अब अगर हमको CONH3 हो 6Cl3 को दिखाना हो तो हम उसको कैसे दिखाएंगे, उसको दिखाने के लिए क्या करेंगे हम, जितना भी NH3 है, क्योंकि ये लिगेंड है और ये सेकेंडरी वैलेंसी है, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं एक लाइन के थ्रू यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है सॉलिड लाइन है। और जो हमने जो प्राइमरी वैलेंसी उसको क्या करेंगे हम लोग डॉट 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 के थ्रू दिखाएंगे, ब्रोकेन लाइन के थ्रू दिखा रहे हैं ना, ठीक है। और कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप Cl को कहाँ लगाएं, केवल हमको क्या करना है Cl को डॉटेड लाइन से दिखाना है, और जो NH3 जो लिगेंड है जो सेकेंडरी वैलेंसी वाले जो लिगेंड उससे अटैच है उसको हम लोग क्या करेंगे हार्ड लाइन से शो करेंगे। वैसे ही एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, देखिए क्या है यहाँ पे CONH3(5Cl)Cl2। अगर हम इसकी प्राइमरी वैलेंसी निकालना चाहे कि कोबाल्ट का यहाँ प्राइमरी वैलेंसी क्या है, तो ये पूरे पे अगर देखिए बाहर में केवल निगेटिव चार्ज वाला कितना प्रेजेंट है, क्लोरीन 2 है, मतलब -2 के रूप में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोबाल्ट जो है उसकी प्राइमरी वैलेंसी 2 हो गई, +2 हो गई, ठीक है। देखिए यहाँ एक और Cl प्रेजेंट है, जो लिगेंड जो इसको लोन पेयर डोनेट कर रहा है वो कितना है 5 है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि हमारे पास ये 6 है, ठीक है। हमारे पास क्या है कि यहाँ पर भी कोबाल्ट जो है वो +3 स्टेज में है, यहाँ कोबाल्ट कप पे जो चार्ज आएगा वो +3 आएगा। हम लोग देख रहे हैं फिर से सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो क्या है कोबाल्ट है और NH3(5) है, Cl ब्रैकेट में है बिग ब्रैकेट में और Cl2- है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कोबाल्ट का प्राइमरी वैलेंसी निकालेंगे तो वो कैसे होगा, कोबाल्ट के लिए X, अमोनिया चूंकि क्या है न्यूट्रल है तो 0, प्लस यहाँ पे एक Cl है उसके लिए -1, प्लस यहाँ पे 2 Cl है उसके लिए -2 इज इक्वल टू 0। तो X इज इक्वल टू फिर हमारे पास क्या आ गया -3, ठीक है। तो X के नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कोबाल्ट NH3(5) और कोबाल्ट NH3(5) Cl एंड Cl2। यहाँ पे अगर हम कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी निकालेंगे तो वो क्या होगा, कोबाल्ट के लिए मान लीजिए हमने X मान लिया, अमोनिया के लिए क्या होगा 0, ये न्यूट्रल है इसलिए क्लोरीन, एक क्लोरीन का -1 प्लस ये क्लोरीन कितना है 2 है इसके लिए -2। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास ये माइनस इज इक्वल टू 0, तो -3 जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा +3। तो x का वैल्यू यहाँ पे x है, x -3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 3, यानी कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई 3। अगर हम सेकेंडरी वैलेंसी निकालेंगे तो वो क्या होगा, सेकेंडरी वैलेंसी देखिए यहाँ पे हमारे पास अमोनिया है जो कितना लोन पेयर डोनेट करेगा 5 लोन पेयर डोनेट करेगा, और क्लोरीन भी एक है तो वो भी एक लोन पेयर डोनेट करेगा। तो टोटल हमारे पास कितना लोन पेयर हो गया 6। तो अगर 6 लोन पेयर हो गया 5 + 1 6 हो गया अगर, तो क्या है कि इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गई 6 हो गई। इसका मतलब ये है कि जो ये सेकेंडरी वैलेंसी है वो उसको न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या हो सकता है सेटिस्फाइड कर दे, उसको निगेटिव मॉलिक्यूल जो है वो सेटिस्फाइड करे, या फिर उसको पॉजिटिव स्पीशीज भी सेटिस्फाइड कर सकती है। तो सेकेंडरी वैलेंसी को न्यूट्रल या निगेटिव या पॉजिटिव स्पीशीज जो है वो सेटिस्फाइड कर सकती है। तो यहाँ पे जो ये क्लोरीन है वो उसके साथ प्राइमरी वैलेंसी के साथ भी जुड़ा हुआ है और
सेकेंडरी वैलेंसी के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसलिए जब हम इसको शो करेंगे तो देखिए इसको किस तरह से शो करें। यहाँ पे क्लोरीन के लिए, यहाँ पे क्लोरीन जो है डैश डैश के साथ भी अटैच है और एक सॉलिड लाइन के भी साथ अटैच है, मतलब ये दोनों तरह की वैलेंसी को इसके साथ शो कर रहा है, ठीक है। एक और यहाँ पे जितना भी अमोनिया है NH3 है वो केवल सेकेंडरी वैलेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये वाला जो क्लोरीन है ये इसके प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये क्लोरीन क्या है, केवल प्राइमरी वैलेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए ये कंपाउंड दिया हो और इसमें कहे कि जब हम इसको डिसॉल्व करेंगे तो हमें कितने तरह के आयन मिलेंगे, तो देखिए कितने तरह के आयन मिलेंगे। एक तो यहाँ पे हमें CO NH3 होल 6 ये मिलेगा, और यहाँ पे कितना Cl है, तो 3Cl है, तो 3Cl माइनस मिलेगा। तो इस तरह से टोटल हमारे पास कितना मिल गया, एक ये सारे NH3 के साथ कोबाल्ट और ये तीनों Cl जो है माइनस माइनस, तो कितने आयन हमें टोटल मिले, हमें टोटल 4 आयन मिले। जब हम इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये कितने आयन हमें देगा, ये आयनाइज करेंगे तो हमें ये 4 आयन देगा। तो ये क्वेश्चन आता है इसका सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, सेंट्रल मेटल एटम का प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी निकालना, और दूसरा कि इसमें कितने आयन में ये आयनाइजेबल होगा, कितने आयन जो होंगे हमें यहाँ से मिलेंगे। तो हमने अभी देखिए सेकेंडरी वैलेंसी मे बी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव ग्रुप न्यूट्रल मॉलिक्यूल और इवन समटाइम्स बाय पॉजिटिव मॉलिक्यूल। जो हमने अभी कहा कि क्या है कि प्राइमरी जो वैलेंसी है वो निगेटिव मॉलिक्यूल के द्वारा जो है सेटिस्फाइड की जाती है सेंट्रल मेटल एटम की, और जो ये सेकेंडरी वैलेंसी है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के द्वारा, निगेटिव मॉलिक्यूल के द्वारा और कभी कभी जो है पॉजिटिव मॉलिक्यूल के द्वारा भी सेटिस्फाइड किया जाता है। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग वर्नस थ्योरी के पोस्टुलेट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। वर्नस थ्योरी ने जो जो चीजें हमें बताई थी, क्या बताया कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसमें 2 तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। उसके बाद दोबारा हमने देखा कि प्राइमरी को हम लोग क्या करेंगे, डैश डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकेंडरी को हम लोग क्या करते हैं, एक हार्ड लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या होता है, जो प्राइमरी हमारे पास वैलेंसी होती है वो आयोनाइजेबल होती है, और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है नॉन आयोनाइजेबल होती है। थर्ड उन्होंने क्या किया, एवरी मेटल हैज अ फिक्स नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर। जो ये सेंट्रल मेटल एटम की हम बात कर रहे हैं उसके साथ उसकी सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है इसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं, और ये जो होता है ये फिक्स होता है, मतलब ये जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो कितने लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट किए हुए है वो क्या है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, और इसी को हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी भी कहते हैं, और ये हर एक मेटल के लिए फिक्स होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर इंडिकेट द नंबर ऑफ ग्रुप एसोसिएटेड थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग विद सेंट्रल मेटल इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये दिखाता है कि कितने जो लिगेंड है या ग्रुप जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए हुए हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए हैं। और हर क्या करता है, वो हर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में वो एक लोन पेयर जो है वो सेंट्रल मेटल एटम को देता है, एक लोन पेयर के साथ वो क्या करता है, कोऑर्डिनेशन का बॉन्ड बनाता है। The secondary valency are directed in space about the central metal ions। और ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो स्पेस में सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ जो है वो डायरेक्शनल इन नेचर होता है, और इसके कारण जो डिफरेंट टाइप के कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा, यानी कि जिस अलग अलग कोऑर्डिनेशन का नंबर के लिए अलग अलग तरह का शेप हमें देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हो सकता है कि वो कंपाउंड स्क्वायर प्लेनर हो, ठीक है, अगर सही से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो, या फिर वो टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, डिपेंड करता है
कि किस तरह की बॉन्डिंग हुई है। कुछ लिमिटेशन भी है इस थ्योरी की, वनस थ्योरी की। वो क्या है कि ओनली सर्टेन एलिमेंट फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सारे के सारे मेटल जो हैं वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं फॉर्म करते हैं। क्यों? और दूसरा क्या है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड इन दिस कॉम्प्लेक्सेस। और क्या है कि ये जो है क्यों ऐसा होता है कि सर्टेन एलिमेंट ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, सारे के सारे नहीं बताने हैं। ये जो है वनस थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला ऑक्टाहेड्रल होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कब स्क्वायर प्लेनर होगा, कब टेट्राहेड्रल होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होने पे क्या होगा, शेप जो पेंटाहेड्रल, बाइपिरामिडल, ये सब जो शेप होता है ये क्यों होता है। डायरेक्शनल इन प्रॉपर्टी जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं वो क्यों होते हैं ये, और लिगेंड और मेटल के बीच किस तरह का बॉन्डिंग है, इसको इन सभी को बताने में वनस थ्योरी जो था वो फेल था। क्यों? प्राइमरी वैलेंसी ही केवल आयोनाइजेबल है, सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइजेबल क्यों नहीं है, इन सारी बातों को वनस थ्योरी नहीं बता पाई थी। और जो ये मैग्नेटिक या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, इसके बारे में कोई भी जानकारी जो है वनस थ्योरी ने नहीं दी थी। जो भी कोई थ्योरी आता है तो उसका कुछ ड्रॉबैक होता है, और लेकिन ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बार ये थ्योरी जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए आई थी। और इसने हमें बताया कि कम से कम जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अलग हैं और कैसे हैं, सारी चीजें इनके बारे में बताई। पहला ये स्टडी इनका था, और धीरे धीरे करके इसमें आगे और भी बहुत सारी थ्योरीज आई हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।